Okay, good morning, students. See, last lecture we have started with the next new chapter, that was the commercial banking and the customer banking and the banker relationship. Okay, that was the topic. Then we have seen the introduction to commercial banking, and later on we have seen the structural changes in Indian banking system. Now today we will going to see the evolution of commercial banking and the functions of commercial bank. You people will going to explain me. Yeah? कमर्शियल बैंक के क्या फंक्शन होते हैं, एजेंसी सर्विसेज क्या रहते हैं, उनके जनरल यूटिलिटी सर्विसेज क्या रहते हैं, दैट एवरीथिंग यू विल गोइंग टू एक्सप्लेन मी. आदित्य कहेगा चार्जर घेऊन जा. ओके, फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द इवोल्यूशन, मतलब कमर्शियल बैंक कैसे आगे बढ़ता गया, लाइक हाउ इट वाज गॉट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दैट वी विल गोइंग टू सी हियर. See, the commercial banking industry in India has started in 1786 with the establishment of the Bank of Bengal in Calcutta. So जो पहला कमर्शियल बैंक था इंडिया का, दैट वाज द बैंक ऑफ बंगाल. ये ध्यान में रखो, वो भी कलकत्ता में था, एंड दैट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1786. Okay, the Indian government at the time established three presidency bank. ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट ने उस टाइम पे तीन प्रेसिडेंसी बैंक को इस्टेब्लिश किया, एंड दैट वाज द बैंक ऑफ बंगाल, एंड देन द बैंक ऑफ बॉम्बे, एंड देन द बैंक ऑफ मद्रास. लेकिन सबसे पुराना वाला कौन सा था? सबसे पुराना वाला था द बैंक ऑफ बंगाल हियर. ठीक है, देखो सबसे पहले जो कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था, दैट वाज इन 1786, बैंक ऑफ बंगाल इन कलकत्ता. देन लेटर ऑन उन्होंने, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, तीन प्रेसिडेंसी बैंक बनाए, और वो तीन प्रेसिडेंसी बैंक में उन्होंने बैंक ऑफ बंगाल का ऐड किया, और उसको प्रेसिडेंसी बैंक का टाइटल कब मिला? 1889 को. हाँ, 1809 को मिला. उसके बाद में द बैंक ऑफ बॉम्बे 1840, एंड द बैंक ऑफ मद्रास 1843 को. ठीक है, ये ध्यान में देना है आपको, तीन प्रेसिडेंसी बैंक को स्टार्ट किया गया था. सो लेटर ऑन देखो 1786 से क्या क्या चेंजेस हो रहे वो लोग बता रहे हैं. हाँ? उसके बाद में इन 1921 द थ्री प्रेसिडेंसी बैंक the three presidency bank were amalgamated to form the Imperial Bank of India, which took the role of commercial bank, a banker's bank and a banker to the government. देखो, उन सबसे पहला जो बैंकिंग इंडस्ट्री था, कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री था, वो था बैंक ऑफ बंगाल. उसके बाद में तीन प्रेसिडेंसी बैंक को बनाया गया. इंडियन गवर्नमेंट ने तीन प्रेसिडेंसी बैंक बनाए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास. उसके बाद में 1921 को ये तीनों बैंक को क्या किया, अमालगमेट किया, और एक ही बैंक बनाया, दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. और इंपीरियल बैंक को उन्होंने रोल ऑफ कमर्शियल बैंक के दिया, बट नाउ दे आर बट दैट बैंक वेर एक्टिंग एज bankers a bankers bank or bankers to the government, somewhat like the central bank only. The Imperial Bank of India was established with mainly European shareholders. ठीक है, तो वो बैंक पे जिनका शेयर था, that was all European. And then it was only with the establishment of Reserve Bank of India at the Central Bank of country in 1935 that the quasi-central banking role of Imperial Bank of India came to an end. मतलब देखो उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने 1921 को ये जो तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को उन्होंने एक ही बैंक में कन्वर्ट किया, दैट वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया. लेकिन इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में क्या था कि वो उसके अंदर जो भी शेयर होल्डर्स थे, दे वेर ऑल यूरोपियन. दो इट वाज द बैंक ऑफ इंडिया, बट दे वेर ऑल यूरोपियन शेयर होल्डर्स. और उसके बाद में इट वाज कंसिडर्ड एज कमर्शियल बैंक, बट विद द कमर्शियल बैंक, that bank were used to perform the role as a banker's bank, or we can say as a banker to the government. ये सब वो काम कर रहे थे. ठीक है, उसके बाद में 1935 में क्या किया गया कि इंपीरियल बैंक वेर एक्टिंग एज अ सेंट्रल बैंक ऑल्सो एंड एज अ कमर्शियल बैंक ऑल्सो. तो उन्होंने 1935 को जो इंपीरियल बैंक था उसको नाम दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और उसको एक उसका जो मतलब दो रोल था उसका, वो दो रोल को खत्म करके उन्होंने उसको एक सेंट्रल बैंक करके ही उसको रोल दिया. ठीक है, सो दैट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. Then in 1860, the concept of limited liability was introduced in Indian banking, resulting in the establishment of joint stock banks. नहीं, ठीक है, हम लोग इसके पास बाद में जाएंगे.
पहले हम लोग सेंट्रल बैंक का कैसे वहां पे चेंजेस हुआ उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स हैव द रिवीजन हियर। चलो मुझे जल्दी से बताओ कि पहला इंडियन कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया कौन सा था और कौन से ईयर में स्टार्ट किया था। विच वॉज द फर्स्ट कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। कौन सा पहला कमर्शियल बैंक था इंडिया का। बैंक ऑफ बंगाल। बैंगल इन कलकत्ता। कौन से साल में स्टार्ट किया था इसको। 1786। 1786। ठीक है। उसके बाद में उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 3 प्रेसिडेंसी बैंक बनाए थे। वो पहला बैंक, सबसे पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था। द बैंक ऑफ बंगाल, फिर द बैंक ऑफ बॉम्बे, हाँ, फिर बैंक ऑफ बैंक ऑफ मद्रास। 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 ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को कौन से ईयर में अमालगमेट किया गया। 1840 1843। नहीं ना, तीनों बैंकों का भी उन्होंने अमालगमेट किया। अमालगमेट 1921 में। एक 1920 को सेकंड। उन्होंने एक साथ कर दिया। ठीक है। तो वो तीनों बैंकों अच्छा, को एक साथ कर दिया तो उसका नाम क्या दिया उन्होंने। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो शेयर होल्डर्स थे वो सारे कौन थे। यूरोपियन। हाँ, वो सारे यूरोपियन थे। लेकिन वो जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था वो तभी सेंट्रल बैंक थी या कमर्शियल बैंक ही थी। कमर्शियल बैंक। हाँ, लेकिन कमर्शियल बैंक का होने के साथ में वो और क्या सेंट्रल बैंक जैसा काम कर रही थी। इट वॉज अ बैंकर्स बैंक एंड इट वॉज अ बैंक बैंकर्स ऑफ बैंक। द गवर्नमेंट ऑल्सो। ये उनका काम था। ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसको सेंट्रल बैंक कौन से ईयर में कहा गया। 1935। हाँ, और उसको क्या नाम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। उसको, आरबीआई। हाँ वेरी गुड, उसको नाम दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस मतलब उस टाइम पे 1935 में वाज एक्टिंग एज अ कमर्शियल बैंक और कंप्लीटली सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक। वेरी गुड, दैट वाज कंप्लीटली सेंट्रल बैंक। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन, अभी ये हो गया अपना सेंट्रल बैंक के बारे में डिस्कशन। नेक्स्ट ईयर इन 1860 द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन बैंकिंग resulting in the establishment of joint stock banks. In 1865, the Allahabad Bank was established with the purely Indian shareholders. पंजाब नेशनल बैंक केम इन टू बिगिन इन 1895। ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो जॉइंट स्टॉक बैंक है, ये कॉन्सेप्ट का लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट कभी स्टार्ट हुआ 1860 में। उसकी वजह से वहां पे क्या स्टार्ट हो गया, जॉइंट स्टॉक बैंक वहां पे स्टार्ट हो गए। ठीक है। सो जॉइंट स्टॉक बैंक मतलब क्या कि वहां पे अभी यूरोपियन शेयर होल्डर भी आ सकते हैं एंड इंडियन शेयर होल्डर्स भी रह सकते हैं। दैट वाज द जॉइंट स्टॉक बैंक। ओके। देन 1865 में अलाहाबाद बैंक जो था वहां पे टोटली इंडियन शेयर होल्डर्स ही थे। 1865 में अलाहाबाद बैंक आया एंड दैट वाज एस्टैब्लिश विद द प्योरली इंडियन शेयर होल्डर्स। उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया एंड देन पंजाब नेशनल बैंक केम इनटू बीइंग इन 1895 ईयर। चलो अभी इसके बारे में मुझे बताओ कि ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट था उसके वजह से वहां पे कौन से बैंक स्टार्ट हुए। वो बैंक का मेन बेस क्या था। पहले कैसा था कि एक ही वहां पे मतलब यूरोपियन शेयर होल्डर ही रह सकते थे। लेकिन जब लिमिटेड लाइबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट आया उस टाइम पे वहां पे क्या हुआ। कौन मैम से वहाँ पे टाइप के जॉइंट बैंक आ गए। स्टॉक। हाँ बोलो बोलो। मैम जॉइंट स्टॉक करके यूरोपियन हाँ शेयर होल्डर्स एंड इंडियन शेयर हाँ, होल्डर्स भी रह सकते हैं। वेरी गुड। तो वो कभी स्टार्ट हुआ 1860 में। उसके बाद में प्योरली इंडियन शेयर होल्डर्स ने बनाया हुआ कौन सा बैंक आया। अलाहाबाद बैंक। हाँ, इलाहाबाद बैंक के बाद फिर नेक्स्ट कौन सा था। पंजाब नेशनल बैंक। ठीक है। ये हो गया अपना जॉइंट स्टॉक के बारे में कि अभी हम लोगों ने यहाँ पे इंडियन शेयर होल्डर्स एंड यूरोपियन शेयर होल्डर्स दोनों के बारे में बात किया। नेक्स्ट वन ईयर between 1906 and 1913 the other banks like Bank of India, Central Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Bank and Bank of Mysore were set up। देखो अभी तक यहाँ पे हम लोग क्या बात करें, जो अपना मेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था वो स्टार्ट हुआ था 1935 में।
लेकिन उससे पहले भी वहाँ पे और क्या क्या बैंक आ गए थे, मतलब ये सब नए बैंक कभी आए जनरली, लाइक आफ्टर गेटिंग द जॉइंट स्टॉक कॉन्सेप्ट, मतलब ये जब लिमिटेड लाइबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया उसके बाद में ये सब स्टार्ट हुआ, ठीक है। सो बिटवीन 1906 टू 1930 में और कौन से नए बैंक इंडिया में आए, सो दैट वाज द बैंक ऑफ इंडिया। नाउ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इज नॉट द आरबीआई, ये इट इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ कमर्शियल बैंक और वी कैन से द जॉइंट स्टॉक बैंक, ठीक है। So Bank of India, Central Bank of India, Bank of Baroda, Canara Bank, Indian Bank, and the Bank of Mysore were set up after independence. Like that is after 1949, the government of India started taking steps to encourage the spread of banking in India. In order, क्यों उनको banking in India ज़्यादा वहाँ पे spread करना था? In order to serve the economy in general and the rural sector in particular. The All India Rural Credit Survey Committee recommended the creation of state partner and the state sponsored bank, taking over the Imperial Bank of India and integrating with it the former state owned and the state associate bank here. उन्होंने कहा कि जैसे इंडिपेंडेंस हो गया तो वहाँ पे जो रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी थी उन्होंने रिकमेंड किया कि हमें रूरल एरियाज में भी स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक होनी चाहिए, जैसे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कैसे काम करता था पहले, तो उसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ हमें स्टेट ओन एंड स्टेट एसोसिएट बैंक वहाँ पे होना चाहिए। सो अकॉर्डिंगली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1955। तो उन्होंने इस बेसिस के ऊपर कौन सा बैंक स्टार्ट किया वहाँ पे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन 1955। अगर आप लोगों ने एक चीज नोट किया रहेगा, जो अपना सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद में जो मेन बैंक आता है दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बहुत सारे फंक्शंस वहाँ पे उनके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। अगर आप लोग भी नोट करोगे तो मेजोरिटी ऑफ अस आर हैविंग अकाउंट इनटू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट का कोई फैसिलिटी कोई स्कीम चाहिए तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट होना जरूरी है। ओके, सो दैट वे इट्स लाइक द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैव गिवन लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड बैंक हो चुके हैं एंड दैट वाज इन द 1955। तो एक चीज ध्यान में रखो आप लोग कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कभी स्टार्ट हुआ, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में स्टार्ट हुआ था। और इसको किसने सजेस्ट किया था, इसको सजेस्ट किया था ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमेटी ने। क्यों सजेस्ट किया था, बिकॉज उनको ऐसा बैंक चाहिए था कि जो स्टेट पार्टनर रहे और स्टेट स्पॉन्सर बैंक रहे, टेकिंग ओवर द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और उसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ। सो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इट मीन्स ऑब्वियसली इट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। तो उनके साथ इंटीग्रेट किया हुआ उनको ऐसा बैंक चाहिए था कि जो टोटली मतलब रूरल एंड या व्हाट वी कैन से जनरल एरियाज एंड द रूरल सेक्टर में डेवलप बैंकिंग सेक्टर को स्प्रेड कर सके। देन सब्सिक्वेंटली इन 1959 the State Bank of India, that is Subsidiary Banking Act, was passed, enabling the SBI to take over 8 former state associate banks as its subsidiaries. मतलब जो बाकी स्टेट एसोसिएट बैंक थे वो भी अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आ चुके थे, तो उनको वो रोल दिया गया था 1959 में। लेकिन एक किस बेसिस के ऊपर, एज पर द सब्सिडरी बैंक एक्ट वी कैन से, उन्होंने वो वहाँ पे एक रूल्स एक्ट पास किया और वो एक्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने जो पहले वाले 8 स्टेट एसोसिएट बैंक थे उनको अपने कंट्रोल में लिया, ठीक है, एज देयर सब्सिडरी। द कमर्शियल बैंकिंग इंडस्ट्री इन इंडिया स्टार्टेड इन 1786 with the establishment of Bank of Bengal in Calcutta। ये तो हम लोगों ने देखा कि कभी स्टार्ट हुआ था। The Indian government at the time established 3 प्रेसिडेंसी बैंक, ये भी हो गया, ये भी पढ़ा हम लोगों ने, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन 1921, अरे फिर से उन्होंने वही दिया क्या, रुको, हाँ यही है ना, फिर से वही पैराग्राफ आ रहा है आगे आगे। अच्छा, दिस 2 पैराग्राफ दे हैव गिवन सेम, एम आई राइट स्टूडेंट? जो Yes, हमने ma'am. पढ़ा वही उन्होंने दिया Yes, ma'am. है ना, वही सेम दिया उन्होंने। ओके ओके, ठीक है, चलो। सो ये देखते हैं हम लोग। वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द रिफॉर्म्स ऑफ द 1990s वाज दैट द एंट्री ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक वाज परमिटेड। अभी आप लोग मुझे बताओ ये न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक किस पॉलिसी के अंडर आए रहेंगे? 1990s का उन्होंने बात किया, सो वहाँ पे कौन सा पॉलिसी स्टार्ट किया था स्टूडेंट 1990s में? दैट वाज अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मनमोहन सिंह। बताओ मुझे।
व्हाट वाज दैट पॉलिसी नेम? आप लोगों ने एफसी में पढ़ा रहेगा शायद से, और मे भी किसी सब्जेक्ट में पढ़ा ही रहेगा। यस, 1991 में कौन सा पॉलिसी हुआ था कि जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए थे, प्राइवेटाइजेशन को बहुत वहाँ पे इम्पोर्टेंस दिया गया था? व्हाट वाज दैट पॉलिसी नेम? याद आ रहा है किसी को? न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी सुना तुम लोगों ने? न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, सुना है आप लोग? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ना, तो वो था तुम्हारा 1991 का पॉलिसी के, जिसके अंदर लिबरलाइजेशन मतलब सारे रूल्स और रेगुलेशन को लिबरलाइज कर दिया था। वहाँ पे ग्लोबलाइजेशन मतलब फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया, हम लोगों को वहाँ पे फॉरेन कंट्री में कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए परमिशन दिया गया, उसके लिए जो रूल्स और रेगुलेशन थे उसको लिबरलाइज किया गया। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर्स को अलाउ किया गया। सो 1990s में न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक को भी अलाउ किया। उससे पहले जो भी बैंक थे दैट वाज ऑल अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं था। फॉलोइंग दिस डिसीजन, न्यू बैंक सच एज ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक एंड UTI बैंक वेयर सेटअप। देखो अभी ICICI बैंक वगैरह कभी स्टार्ट हुआ? सो आफ्टर 1990 दैट वाज विद द हेल्प ऑफ दिस न्यू पॉलिसी। Commercial banks in India have traditionally focused on meeting the short-term financial needs of the industry, trade, and agriculture. However, given the increasing sophistication and the diversification of the Indian economy, the range of services extended by the commercial bank has increased significantly, leading to an overlap with the function performed by other financial institutions. Further, the share of long-term financing in total bank financing to meet the capital goods and project financing needs of industry has also increased over the year. उन्होंने क्या कहा कि जैसे 1990s हो गया था, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ चुका था, तो उसकी वजह से बहुत सारे नए प्राइवेट सेक्टर बैंक भी इंडिया में आने लगे। सो दिस बैंक वेयर ICICI बैंक, HDFC बैंक, IDBI बैंक एंड UTI बैंक। उन्होंने फिर से कहा कि कमर्शियल बैंक का मेन फोकस क्या था कि जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, फाइनेंशियल नीड्स है, इंडस्ट्री के रहने दो, ट्रेड के लिए रहने दो, एग्रीकल्चर के लिए रहने दो, ये सारे शॉर्ट टर्म नीड्स कमर्शियल बैंक बेसिकली फोकस कर रहा था। तो उनका थोड़ा काम बढ़ गया था, उनको वो काम में मतलब स्पेशलाइज उनका काम हो गया था कि चलो इंडस्ट्री के लिए कुछ और, देन पब्लिक के लिए कुछ और स्कीम, देन अगेन ट्रेडिंग के लिए कुछ और स्कीम, तो उनका काम वहाँ पे बढ़ गया। तो उसके वजह से वहाँ पे स्पेशलाइज बैंक आए, जैसे आप लोग को पता है कि IDBI बैंक, तो वो बेसिकली इंडस्ट्रियल्स के लिए ही पैसा देंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ही पैसा देगा। HDFC बेसिकली हाउसिंग के लिए ही पैसा देगा। सो दिस वे दे हैव स्पेशलाइज देयर वर्क, तो वो स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे फंडिंग वगैरह देना स्टार्ट हो गया है। ओके, सो दे आर स्टार्टेड फाइनेंसिंग टू द प्रोजेक्ट, वो सब वहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया। सो दैट वाज ऑल द इवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंक स्टूडेंट। तो सबसे पहले मतलब जो एग्जैक्टली मुझे अभी आप लोग बताओ कि एग्जैक्टली कमर्शियल बैंकिंग कब से स्टार्ट हुआ था इंडिया में? कौन सा वो ईयर था बताओ मुझे? व्हाट वाज दैट ईयर व्हेन एग्जैक्टली दैट कमर्शियल बैंकिंग वेयर स्टार्टेड? बोलो। 1786. हाँ, उसके बाद में सेंट्रल बैंक का ये जो रोल था, ये कब से स्टार्ट हुआ? वन ऑफ द बैंक एक्टिंग एज अ सेंट्रल बैंक, वो कब से स्टार्ट हुआ? 1935. 1935. वेरी गुड, तभी अपना सेंट्रल बैंक का कॉन्सेप्ट आ गया था। उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर बैंक को कब से, वो प्राइवेट सेक्टर बैंक कब से स्टार्ट हुआ था? 1990 में. हाँ, 1990 से। वेरी गुड। उसके बाद में उन्होंने मतलब ये जो अलग अलग बैंक थे, IDBI, HDFC, नाबार्ड वगैरह, या नाबार्ड मतलब लाइक फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर हुआ, प्रोवाइडिंग द फंड, देन कोऑपरेटिव बैंक एंड एवरीथिंग, ये सब कॉन्सेप्ट क्यों हुआ? यहाँ पे क्यों स्पेशलाइजेशन करना पड़ा? बताओ। मैम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए. हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, बिकॉज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था उनके सब्सिडियरीज के ऊपर। तो इसके लिए इट वाज द नीड ऑफ द व्हाट वी कैन से प्रेजेंट सिनेरियो कि उनको वहाँ पे चेंजेस करना पड़ा, स्पेशलाइजेशन के ऊपर उनको बैंक्स को इस्टेब्लिश करना पड़ा। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट? इवोल्यूशन ऑफ कमर्शियल बैंकिंग, यस और नो? Yes, ma'am. ओके, चलो अभी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, ये यहाँ पे उन्होंने बहुत थ्योरेटिकल वे में दिया है। आई थिंक तुम लोगों का 12th स्टैंडर्ड की बुक में बहुत अच्छे से दिया है। याद आ रहा है आप लोग को? 12वीं की बुक में भी आप लोगों ने पढ़ा रहेगा। देखो फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक,
उन्होंने एकदम मस्त चार्ट Yes, ma'am. प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। हाँ, उन्होंने बहुत अच्छे से दिया है वहाँ पे। मतलब चार्ट बनाया हुआ है कि कौन से फंक्शन कहाँ पे आते हैं। एकदम बराबर से मतलब समझने के लिए बहुत इजी है। अगर आपके पास वो नोट्स रहेगा तो वो पढ़ो आप लोग। अगर नहीं रहेगा तो लेट इट बी, ये भी आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। लेकिन 12th वाला कैसे तुम लोगों ने ऑलरेडी स्टडी किया है, तो उसको बस एक बार देखोगे ना तो समझ में आ जाएगा। तो सेम यहाँ पे भी वही फंक्शन है, कोई अलग नहीं है करके। ओके, सो कमर्शियल बैंक का जनरल फंक्शन क्या होता है कि लाइक दे आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट वगैरह ये सब रहता है, डिस्काउंटिंग द बिल्स। ओके, डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू दिस कमर्शियल बैंक फंक्शन स्टूडेंट? ये आप लोगों को और किसी सब्जेक्ट में भी आया रहेगा, आई थिंक सो। यस और नो? किसी और सब्जेक्ट में नहीं है आपको फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक? यस, मैम फर्स्ट ईयर में था। फर्स्ट ईयर में था। उसका नोट्स है अभी तुम लोगों के पास? कुछ नोट्स वगैरह रहेगा, मतलब इजी वाला नोट्स जो आपको पढ़ के, मुझे ये वाला एकदम मजा नहीं आ रहा देखने के लिए कि मतलब जो ये पता है ना, ऐसे देखने के बाद इमीडिएटली समझ में आना चाहिए कि क्या वहाँ पे बता रहे हैं करके। तो वो जो मुझे तुम लोगों का बेस लगता है फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, इट वाज ओनली इन योर 12th स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक। बाकी मुझे किसी भी जगह पे इतना अच्छे से नोट्स नहीं दिखा जितना कमर्शियल बैंक का 12th स्टैंडर्ड के टेक्स्ट बुक में अच्छे से नोट्स है। अगर वो किसी के पास रहेगा तो शेयर विद द स्टूडेंट। ओके, मतलब अभी जितने लोग प्रेजेंट है, अगर आपका 12th स्टैंडर्ड का बुक आपके पास रहेगा आपकी, या फिर आपके आजू बाजू में किसी कोई स्टूडेंट रहेगा 12th स्टैंडर्ड का, तो उनका इकोनॉमिक्स का टेक्स्ट बुक ले लो, उसका इमेजेस निकालो और है ना ग्रुप में शेयर करो। ठीक है, वैसे करो। तो वो आपको एक बार पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ इज द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक एंड ऑल। So I think I will not going to take this functions of commercial bank. It is already there in your book. और तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो उसका कोई ज़रूरत नहीं वैसे। इन्होंने बहुत ज़्यादा ही दिया हुआ है। अच्छा, पूरा यहाँ तक यही है, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक ही है। ओके, डू वन थिंग, आप लोग वो 12th स्टैंडर्ड का ही ले लो, वो बेटर रहेगा। इसमें से मत पढ़ो। अगर अगर तुम लोगों को ऐसा लगता है मैम एक्सप्लेन करो हम लोगों को, तो एक काम करो, जो 12th स्टैंडर्ड वाला नोट्स है ना वो मेरे साथ शेयर करो। देन वी विल गो एज पर दैट। व्हाट यू ऑल से? ये सब नहीं पढ़ेंगे, मतलब उसके हिसाब से जाएंगे। वो थोड़ा सिंपल यस वे मैम। में दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई बस एक काम करो, आज के दिन अगर कोई रहेगा 12th स्टैंडर्ड का तो उसका इमेजेस लेके मैम मेरे पास है बुक। निधि है तेरे पास ना? ठीक है, तो हम लोग कोई नेक्स्ट लेक्चर में वो वाला ले लेंगे फिर। हाँ, फंक्शन ऑफ कमर्शियल बा उसके ऊपर ही ठीक है मैम, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगी। हाँ चलेगा, फिर मैं उसके वही शेयर करके आपका वो उसके ऊपर लेक्चर ले लूंगी। बिकॉज इट इज ऑलमोस्ट सेम, कोई अलग नहीं है। ऐसा कुछ नहीं कि आप लोग लाइक सेकेंड ईयर में आ गए तो कुछ अलग फंक्शन वहाँ पे आएगा। दे हैव गिवन इट इन द सेम मैनर कि जनरल यूटिलिटी क्या है, देन अगेन उनका एजेंसी फंक्शन क्या है करके, उसके बारे में ही है, कुछ अलग नहीं है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिटेल बैंकिंग। कितना टाइम बाकी है अभी? रिटेल बैंकिंग व्हाट यू ऑल से स्टार्ट करेंगे हम लोग? चलो थोड़ा ही ये हो जाएगा, आई थिंक सो। यस मैम। Okay, see, retail banking. The term retail refers to the almost storefront shopping nature of commercial banking services. Retail banking, also known as consumer banking, is the provision of services by a bank to individual consumers rather than to companies, corporation or other bank. उन्होंने क्या कहा यहाँ पे? रिटेल बैंक बेसिकली कंज्यूमर बैंकिंग कहा जाता है। वो किसी कंपनी के लिए या फिर किसी कॉरपोरेशन के लिए या फिर किसी और बैंक के लिए अपना सर्विसेज देता है, ऐसा नहीं है। दिस बैंक इज बेसिकली प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स ओनली। रिटेल बैंक्स एम्स टू बी द वन स्टॉप शॉप for as many financial services as possible on behalf of individual retail clients there. Okay, consumer expect a range of basic services from retail bank such as checking account, saving account, personal loan, lines of credit, mortgages, debit card, credit card, and then again certificate of deposit. The term is generally used to distinguish these banking services from इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग। अभी आप लोग मुझे एक बात बताओ स्टूडेंट, ये जो भी उन्होंने सर्विसेज बताए हैं कि रिटेल बैंकिंग क्या काम करता है, सो दे आर चेकिंग द अकाउंट, दे आर प्रोवाइडिंग विद द सेविंग अकाउंट, दे आर प्रोवाइडिंग विद द पर्सनल लोन,
देन अगेन क्रेडिट प्रोवाइड करता है, मॉर्गेजेस करता है, डेबिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है। अभी आप लोग मुझे बताओ, ये सब फंक्शन सेंट्रल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में होता है? यस और नो? टेल मी यार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन, सेविंग अकाउंट, चेकिंग अकाउंट नो मैम। मिलता है या नहीं मिलता है? नो मैम। नहीं मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने लोगों का अकाउंट है आप लोगों में से? यस। अच्छा, तुम लोगों का किधर अकाउंट है या नहीं? बैंक में, किसी बैंक में अकाउंट है या नहीं किसी का? यस मैम। यस मैम है। प्रियंका, तेरा कौन से बैंक में अकाउंट है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक? तो सीधा आरबीआई में चली गई। क्या करूँ मैम, उधर ही है। अच्छा, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है। ओके, किधर है ये? इसका ब्रांच किधर है तेरा? चेंबूर चेंबूर। हाँ, तो तुझे वहां पे ऐसा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वगैरह नहीं देते क्या वो लोग? मैम मैम मिलता डेबिट है। कार्ड है ना। हाँ, मिलता है ना। सो व्हाट यू अंडरस्टूड हियर? यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि अगर कोई कमर्शियल बैंक रहेगा तो वो कमर्शियल बैंक भी रिटेल बैंकिंग का सर्विसेज देता है। तो रिटेल बैंक एकदम स्पेशली फॉर द कंज्यूमर ऐसा नहीं होता है। वो लोग कंज्यूमर के ऊपर ध्यान तो देते हैं, लेकिन साइड बाय साइड उनका बाकी भी मतलब कंपनीज को भी लोन देना वगैरह वो सब भी चलता रहता है। सो लाइक एनी कमर्शियल बैंक कैन बी एक्ट एज अ रिटेल बैंक ऑल्सो। सो आप ऐसे नहीं बोलोगे मैम रिटेल बैंक, फिर उसका कुछ अलग एग्जाम्पल है क्या, ये कोई स्पेशल बैंक है क्या? नहीं। जो अपना नॉर्मल कमर्शियल बैंक है ना, दे आर ऑल्सो एक्टिंग एज अ रिटेल बैंक बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर्स ऑल्सो। और जो बैंक कंज्यूमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करता है और जो कंज्यूमर ओरिएंटेड रहता है, उसको बेसिकली रिटेल बैंकिंग भी कहा जाता है। इज दैट क्लियर टू यू स्टूडेंट? तो वहाँ पे कोई डिफरेंशिएशन है क्या कि रिटेल बैंकिंग एकदम स्पेशली कंज्यूमर ही हो गया करके? यस? नो मैम। नहीं, ठीक है। सो जो भी तुम्हारा कमर्शियल बैंक है, दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन फॉर द कंज्यूमर्स, सो देयरफॉर वी कैन कॉल देम एज अ रिटेल बैंकिंग ऑल्सो। वो लोग रिटेल बैंकिंग का भी काम करते हैं। ओके, बट द टर्म इज जनरली यूज्ड, the term is generally used to distinguish these banking services from investment banking, commercial banking और wholesale banking। लेकिन जो वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ना, उसको हम लोग अलग अलग टर्म में क्लासिफाइड कर सकते हैं कि ये रिटेल बैंकिंग में आ गया, ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में आ गया, ये कमर्शियल बैंकिंग में आ गया, दैट वी कैन से। लेकिन कोई एक पर्टिकुलर बैंक जस्ट रिटेल बैंकिंग ही है, वैसे हम लोग नहीं बोल सकते हैं। ओके, इट मे ऑल्सो बी यूज टू रिफर टू अ डिवीजन और डिपार्टमेंट ऑफ अ बैंक डीलिंग विद द रिटेल कस्टमर्स। मतलब जो कस्टमर्स के लिए ही एक कमर्शियल बैंक ही रहेगा, लेकिन वो कमर्शियल बैंक में एक ऐसा वहाँ पे डिपार्टमेंट रहेगा कि जो कस्टमर्स से रिलेटेड जो इश्यूज रहेंगे, उनके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड जो इश्यूज रहेंगे, पर्सनल लोन से रिलेटेड जो इशू रहेंगे, वो लोग हैंडल करेंगे। लेकिन उनके लिए कुछ अलग से नया बैंक बनाएंगे, वैसा नहीं होता है। ओके, banks are adding to their product offering to provide a greater range of services for their retail clients। मतलब जो वहाँ पे जो क्लाइंट्स ने, जो कस्टमर ने वहाँ पे अकाउंट ओपन किया है, उनके लिए हर एक बैंक ट्राई करता है कि अलग अलग टाइप के सर्विसेज प्रोवाइड करे। वाई? बिकॉज दो बैंक इज प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ सर्विसेज और द मैक्सिमम सर्विसेज, तो उनको कस्टमर, उनको वहाँ पे अकाउंट होल्डर मिलना बहुत ईजी हो जाता है। और जिस बैंक के पास ज़्यादा लोग रहेंगे, उस बैंक का उतना ही वैल्यू बढ़ता जाता है, बिकॉज उनका वहाँ पे एवरी ईयर का जो एनुअल वहाँ पे उनका असेट एंड लाइबिलिटी वो भी अच्छा रहेगा वहाँ पे। ठीक है। In addition to basic retail banking account and the customer service from local branch financial representatives, banks are also adding teams of financial advisor with the broadened product offering with investment services such as wealth management, brokerage account, private banking, and retirement planning. Retail banks use depositors' fund to make loans. They make money by charging higher interest rate on loans that they pay on deposit। देखो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि हर एक, जैसे मैंने आपको बोला कि किसी भी कोई भी बैंक स्पेशल नहीं है कि ये रिटेल बैंकिंग ही करके, रिटेल रिटेल कस्टमर्स को हैंडल करना है तो उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट रहेगा, लेकिन वही बैंक में वो डिपार्टमेंट रहेगा करके। तो उतना ही नहीं, सो रिटेल बैंक की सर्विसेज तो रहने ही दो, उसके साइड बाय साइड इवन बैंक इज एक्टिंग एज एन एजेंट और द एडवाइजर टू द अकाउंट होल्डर
कि आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, तो आप आपका वेल्थ का कैसे मैनेजमेंट करोगे, ये स्कीम में इन्वेस्ट करो, इसके थ्रू आपको इतना रिटर्न आ सकता है। आपको अगर कोई डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे यहाँ से कर सकते हो करके, आपके बारे कुछ रिटायरमेंट का प्लानिंग है आपका, तो रिटायरमेंट के बाद में आपको इतना इतना पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, तो हमारे ये स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। So that way, the each and every banks are trying to come out with a different scheme which will going to attract the customers here. लेकिन अगर आपको पूछा जाएगा कि what is retail banking, तो आप लोग क्या बोलोगे? Retail banking is basically consumer, the bank who are providing consumer oriented services. तो अच्छे तरीके बोलो क्या क्या कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड करते हैं, कि जैसे कि रिटेल बैंकिंग हमें डेबिट कार्ड देती है, क्रेडिट कार्ड देती है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, हमारा अकाउंट चेक करती है, सेविंग अकाउंट उनके पास रहता है, देन उसके बाद में व्हाट एल्स यू कैन से मॉर्गेज करके देता है। सो दिस ऑल फंक्शंस आर इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय रिटेल बैंक। तो रिटेल बैंक और कमर्शियल बैंक कुछ अलग है क्या? नहीं, कमर्शियल बैंक के अंदर ही रिटेल बैंक रहता है, कमर्शियल बैंक ही रिटेल बैंकिंग जैसा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इज दिस क्लियर टू यू स्टूडेंट व्हाट इज रिटेल बैंकिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है, तो ये अलग नहीं है। देन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग? जैसे कि इट प्रोवाइड द कंज्यूमर ओरिएंटेड सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक। रिटेल बैंकिंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर families and the small business also. Then it is a framework that allows commercial bank to offer banking product and the services in one place at a virtually any of their branch location। मतलब जैसे उन्होंने कहा है कि ये कमर्शियल बैंक ये सर्विस रिटेल बैंकिंग हमें ऑफर करता है, हम उन्हें उनके अलग अलग प्रोडक्ट्स हमें देता है, तो वो एक प्रोडक्ट बस एक ब्रांच में रहेगा ऐसा नहीं रहता है, तो उनके हर एक ब्रांच में हम लोग वो प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं। ओके, देन these banks offer consumer credit to purchase homes, cars and furniture. This include mortgages, auto loans and the credit cards also. उसके बाद में रिटेल बैंक्स ऑल्सो, देखो यहाँ पे कंज्यूमर क्रेडिट में परचेज होम कार्स एंड फर्नीचर, ये भी ध्यान में रखो, ये भी वहाँ पर एक रिटेल बैंकिंग का सर्विसेज आ जाएगा, कि होम लोन्स देना, उसके लिए क्रेडिट देना, कार्स खरीदने के लिए लोन देना, फर्नीचर खरीदने के लिए लोन देना, इवन अगर आपको कोई मॉर्गेज में रखना है तो वो मॉर्गेज रखता है, ऑटो लोन्स आपको प्रोवाइड दिया जाता है, क्रेडिट कार्ड्स आपको दिए जाते हैं। रिटेल बैंक्स ऑल्सो ऑफर स्मॉल बिजनेस लोन टू द एंटरप्रेन्योर, मतलब अगर आपको छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए भी पैसा दिया जाएगा। रिटेल बैंक यूज डिपॉजिटर फंड्स टू मेक लोन। रिटेल बैंक क्या करता है कि जो कस्टमर जो वहाँ पे अकाउंट होल्डर है उनका जो वहाँ पे डिपॉजिट रहता है वही डिपॉजिट वो हम लोगों को लोन के फॉर्म में प्रोवाइड करता है, जैसे कि एनी कमर्शियल बैंक इज डूइंग। दे मेक मनी बाय चार्जिंग हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स देन दे पे ऑन डिपॉजिट। वो हमेशा ये वाले बैंक क्या करते हैं कि अगर हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट रखते हैं एफडी में तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, लेकिन जब हम लोग वही बैंक से लोन लेते हैं तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ज़्यादा हमसे चार्ज करते हैं। So these are all the features of retail banking. So any commercial bank can be act as a retail bank also. Next day 4 मिनट दिख रहा है। The product which are offered by the retail bank: transactional account, saving account, debit card, ATM card, credit card, traveler check, mortgage, home equity loan, personal loan, certificate of deposit, और we can say the term deposit, fixed deposit जैसे हम लोग बोल सकते हैं। उसके बाद में इम्पोर्टेंस क्या है रिटेल बैंकिंग का, उससे क्या फ़ायदा होता है? रिटेल बैंकिंग इन्वॉल्व्स मिनिमम मार्केटिंग एफर्ट्स इन अ डिमांड ड्राइवन इकोनॉमी। Diversified portfolio due to huge customer base enables bank to reduce their dependence on a few or single borrower। मतलब वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर है करके एक बोरोवर की वजह से कुछ वहाँ पे गड़बड़ नहीं होने वाला, मतलब इट विल नॉट गोइंग टू अफेक्ट देम मच। देन बैंक कैन अर्न गुड प्रॉफिट बाय प्रोवाइडिंग नॉन फंड बेस्ड और fee based services without deploying their fund। they are interest sensitive and less bargaining for additional interest। मतलब वो लोग बिल्कुल बार्गेनिंग नहीं करते, जो इंटरेस्ट फिक्स है उसी को ही आपको, उसी के बेस के ऊपर ही आपको कोई स्कीम या कोई फैसिलिटी लेना पड़ेगा। दे कॉन्स्टिट्यूट लो कॉस्ट फंड फॉर द बैंक। इफेक्टिव कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट with the retail customer built a strong customer base। retail banking increases the subsidiary banks of the banks। yes it is correct, retail banking की वजह से क्या हो रहा है, अभी subsidiary banks भी बढ़ते जा रहे हैं। retail banking result in better yield and improved bottom line of bank because they are offering different services. The people really wanted to have the banking account so that they can get this kind of a different services from the bank। Retail banking result in better yield and a improved bottom line for a bank
Retail segment is good revenue for funds deployment. Retail deposits are stable and they constitute core deposit. Consumer loans are presumed to be lower risk and NPA perception. अच्छा, कंज्यूमर लोन उन्होंने कहा है कि थोड़ा लो रिस्क पे रहता है करके ऐसा उनका कहना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंज्यूमर लोन में भी कंज्यूमर के पास उतना कैपेबिलिटी होना चाहिए रीपे करने के लिए। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन कंज्यूमर का लोन इतना ज़्यादा नहीं रहता है। लेकिन अगर हम लोग किसी कंपनी को देते हैं पैसा, अपना किसी इंडस्ट्रीज को पैसा देते हैं, तो वो बहुत ह्यूज अमाउंट का रहता है कंपेयर विद द कंज्यूमर लोन। तो इंडस्ट्री से पैसा आना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। अगर वो इंडस्ट्री एकदम से लॉस में चला गया, सो वी कैन नॉट रिकवर दैट मनी। लेकिन कंज्यूमर लोन में क्या करते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी रखते हैं। तो अगर वो नहीं मिला तो एटलीस्ट वो सिक्योरिटी को सेल करके हम लोग उसको उसके थ्रू पैसा ले सकते हैं। सो एनपीए परसेप्शन शायद थोड़ा वहाँ पे रिस्क कम होता है। देन helps economic revival of the nation through increased production activity. Yes, because many people are able to get a small fund, and for that reason they can have the development, they can start their business, and therefore it will help the economy to improve the standard of living of the people, and people will going to earn the income also. Then improves lifestyle and the fulfills aspiration of the people through affordable credit. Yes, जैसे तुम लोगों को अगर अच्छे घर में रहना है तो आप हाउसिंग लोन लेके वो लोन को धीरे धीरे रीपे करते करते आप अच्छे घर पे रह सकते हो। सो योर लाइफ स्टाइल विल गोइंग टू इम्प्रूव, यू कैन बाय अ कार, ओके। एंड देन द इनोवेटिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्रेडिट, मतलब अलग अलग और नए प्रोडक्ट लेके आते हैं कि जिससे वहाँ पे लोगों के पास छोटा मोटा लोन जाए और लोग अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करे करके। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिटेल बैंक। थोड़ा फास्ट जाना पड़ा मुझे सिग्निफिकेंट के लिए, बिकॉज टाइम कम हो रहा था इसके लिए, बट फिर भी कल के दिन हम लोग थोड़ा बहुत रिविजन करेंगे इसके ऊपर। ओके स्टूडेंट? Yes. Okay, ma'am. Yes, Alia, ma'am. Alia, have you taken the screenshot? Less than 1 minute दिख रहा है अभी। Yes, ma'am. Okay, okay, okay. ठीक है स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर टुडे। आई शेयर दिस रिकॉर्डिंग टू यू। और कल के दिन थोड़ा तुम लोग भी रिटेल बैंकिंग के बारे में पढ़ के आना, ठीक है? क्योंकि कल Okay, ma'am. Thank you, ma'am. हाँ, ओके, Thank you, ma'am. समझा नहीं, फिर से एक बार।